हेलो एवरीवन। ये आईआईटी जेई मेंस के लिए 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में और मार्च अप्रैल में। तो हम लोग क्या करेंगे अभी से जो है इस सेशन में जो है बहुत ज़्यादा करके हम लोग जेई मेंस लेवल का और उससे थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सो दैट जो है आपका जेई मेंस जो 2027 में होने वाला है वो बहुत ही अच्छा से जाए। तो इस सीरीज का मैंने नाम रखा है पेन किलर सीरीज और इसको मैं पार्ट वाइज करके बनाऊंगा, पार्ट वन पार्ट टू करके। हर पार्ट में मैं जो है बहुत ही बेहतरीन 10 क्वेश्चंस को लेके आऊंगा और उसको हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी यूज करके किस तरीके से प्रॉब्लम को देख के आपको समझना है क्या करना होगा, ये सारा चीज हम लोग सॉल्यूशन के दौरान डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ 3/4 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 5/6 फैक्टोरियल, ऐसा करके 50 टर्म तक है और जिसको आप लिख पा रहे हो 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/k+3 फैक्टोरियल आपने लिखा है। तो अगर ये पूरा सीरीज को आप ऐसे फॉर्म में लिख पा रहे हो छोटा सा फॉर्म में, तो नेचुरली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर टेलीस्कोपिक मेथड यूज हुआ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहला जो टर्म है उसको मैं लिख रहा हूँ, देखो 3/4 फैक्टोरियल ये पहला टर्म। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 4 - 1, तो ये 3 होगा डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिखूंगा 4/4 फैक्टोरियल और 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसको सेपरेट करके लिखने से टर्म वन को आप लिख सकते हो 4/4 फैक्टोरियल दैट इज 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। तो पहला टर्म को बच्चों मैं कैसा लिख पा रहा हूँ कि न्यूमरेटर जो है 3 वो डिनोमिनेटर में आ गया 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1 जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर में था 4, वो 4 फैक्टोरियल। तो यही टेक्निक को दूसरे टर्म के लिए यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा T2, तो 1 ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल माइनस 1/5 का फैक्टोरियल। थर्ड टर्म अगर मैं लेता हूँ थर्ड टर्म, तो ऐसे करके आपके पास आ जाएगा 1/5 का फैक्टोरियल माइनस 1/6 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। ऐसे करके अगर आप 50 तक टर्म पे पहुंचते हो 50th टर्म पे, तो T50, तो ये कुछ कैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर आप ऐसे ध्यान से देखोगे 3 4 5 ऐसे करके आपको 50 तक जाना है। तो 50 तक जाने का मतलब आपका न्यूमरेटर में कितना आ गया होगा और डिनोमिनेटर में। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, नंबर आपका ऐसा स्टार्ट हो रहा है 3 4 फिर गया 5। तो ऐसा करके आपको 50th टर्म बताना है। तो आप एपी से निकाल ही सकते हो कि 50th टर्म इज इक्वल टू 50 प्लस 3 प्लस फर्स्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म जो है एन पकड़ लेते n-1। तो आपको तो 50th टर्म ही निकालना है। तो यहाँ पर 50 बैठा देते हैं ना। 50th टर्म निकालना है, 50 - 1 कॉमन डिफरेंस 1 का है। तो ये आ गया बच्चों आपके पास 52 आ गया, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में 52 होगा और डिनोमिनेटर में 53, तो मैं इसको लिखूंगा 1/52 का फैक्टोरियल 1/53 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से आपका सीरीज शुरू हुआ था। तो ये कैंसिलेशन कैसा हो रहा है, ऐसा डायगोनली कैंसिल हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब सारा टर्म को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको T1 T2 T50 करके आपको समीशन ऑफ द सीरीज मिलेगा, जो आएगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/53 का फैक्टोरियल। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको बता दिया कि 53 का जो वैल्यू है वो लोग दिया K+3। 53 का वैल्यू दिया है K+3, तो नेचुरली K आपका निकल गया 50 पता चल गया K। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आ, ये जो एक्सपेंशन है देख रहे हैं आप एक्सप्रेशन, यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट। तो सारे बच्चे जानते हैं कि सम ऑफ द कोफिशिएंट कब आता है, जब सारे वेरिएबल को हम लोग वन पुट कर देते हो। तो आपको जितना भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिला है x1 x2 और ऐसे करके आपके पास है x100, तो ये सारा वेरिएबल को जब वन पुट करेंगे तो सम ऑफ द कोफिशिएंट आ जाता है। तो ये कैसा आ जाएगा बच्चों 1 + 2 + 3, ऐसे करके लास्ट टर्म जो है वो 100 है और इसका पावर में k है जिसका वैल्यू हम लोग 50 निकाल चुके हैं। तो सारे बच्चे जानते हैं कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 ये कितना आता है बेटा 5050 आ जाता है 5050, और इसका पावर जो है 50 पहले से है। तो अब देखो 5050 कहीं पर है, मुझे तो दिख गया, डेली इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन लॉक्स है और इन मैचिंग कीज है। तो मान लो आपके पास
मैं थोड़ा सा सम्स को छोटा कर लेता हूँ कि मान लो आपके पास जो लॉक है ना, वो ताला जो है पांच पांच ताला है, L1, L2, L3, L4 और L5, पांच ताला है। और इसका करस्पॉन्डिंग जो चाबी है वो की 1, की 2, की 3, की 4 और की 5। इन लोग इन तक दिया, हम लोग पहले पांच लेके सम्स को समझते हैं। तो ताला 1 जो है वो चाबी 1 से ही खुलेगा, ताला 2 वो चाबी 2 से ही खुलेगा। तो सबसे पहले आप मान लेते हैं कि आपने एक ताला लिया, पहला ताला, और इसको खोलने के लिए आप कंटिन्यूअसली चाबी उठा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपको कितना बार ट्राई करना होगा? मान लेते हैं कि आपके पास जो है सबसे वर्स्ट केस आता है कि मान लीजिए आपको सबसे पहले जो है K2 आ गया, तो पहला चाबी से आपका नहीं खुला, फिर K3 आ गया, नहीं खुला, फिर K4 आ गया, नहीं खुला, फिर K5 आया, तब भी नहीं खुला, लेकिन जब लास्ट में K1 आया तब खुल गया। तो इसका मतलब ताला 1 के लिए आपको सबसे वर्स्ट केस होगा कि आपको पांचों चाबी को यूज करना है। पहला चार चाबी इनकरेक्ट होगा, पहला चार चाबी इनकरेक्ट होगा, और उसके बाद का लास्ट वाला चाबी ये करेक्ट है। सिमिलरली जब आप सेकंड ताला को लेंगे L2, तो आपको तो पता चल गया कि ये चाबी जो है पहला ताला के लिए था। अब आपके पास बच गया चार ताला L2 से L5। अब उसको खोलने के लिए फिर आप क्या क्या यूज करेंगे? मान लीजिए आपके पास K3 आया, फिर K4 आया, फिर K5 आया, और लास्ट में जाके आपके पास की 2 आया। क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस पकड़ रहे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है आपको निकालना है कि ट्रायल्स आप कितने बार मैक्सिमम कोशिश करेंगे सो दैट आपके पास ताला खुल जाए। तो मैक्सिमम आपको जो है 4 बार करना होगा, जिसमें से 3 बार आप फेलियर होंगे और चौथे बार में आपको सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज पता चला कि पहला ताला के लिए अपने पास ऑप्शन 5 होगा, दूसरे ताले के लिए ऑप्शन 4 होगा, तीसरे ताले के लिए ऑप्शन 3 होगा, चौथे ताले के लिए ऑप्शन जो है अपने पास 2 हो जाएगा, पांचवा ताला के लिए फिफ्थ की बचेगा जिसके लिए ऑप्शन 1 होगा। तो इतनी सारे ऑप्शंस को जो है आपको ऐड करना है। तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ ताला जो है वो n है, नंबर ऑफ चाबी जो है वो n है। तो आप वैसे ही करेंगे, फर्स्ट ताला के लिए n ऑप्शन, दूसरे ताले के लिए n-1, तीसरे ताला के लिए आपके पास n-2, इन दिस वे। लास्ट ताला के लिए आपके पास तो 1 ही ऑप्शन बचेगा। तो ये सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर है बच्चों, n × n+1/2 हो जाएगा। तो मुझे तो ऑप्शन दिख गया, बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखिए, 12 पर्सन है, 12 लोग हैं, हैड टू बी अरेंज टू ए राउंड टेबल। इन लोग को राउंड टेबल में बैठाना है, ठीक है ना? तो मान लेते कोई भी आपके पास जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इनको राउंड टेबल में 12 लोग को आप बैठा दीजिए, 12 जन को। तो ये एक, ब्लैक से नहीं लिखना है, ठीक है ना? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे 12 लोग को मैंने बैठा दिया सर्कल में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो अगर मैं बैठाऊंगा तो इनको मैं n-1 तरीके से बैठा सकता हूँ। n पर्सन को राउंड टेबल में n-1 फैक्टोरियल वेज में बैठा सकते, तो 12 जन को 12-1, 12-1 फैक्टोरियल वेज में, दैट मीन्स 11 फैक्टोरियल वेज में मैं बैठा सकता हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अब इन लोग बोल रहे कि दो पर्टिकुलर पर्सन ऐसे होंगे जो एक साथ नहीं बैठेंगे, आर नॉट टू बी सीट साइड बाय साइड। तो हम लोग को ठीक इसका रिवर्स करना है कि ये 2 जन को उठा लेना है और इनको हमको एक साथ बैठाना। तो ऐसे कितने सारे केस बनेंगे? तो अगर आप ये 2 जन को हटा देते हैं पिक्चर से, तो अगर ये आप 2 जन को हटा दिए, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए ये 2 जन को आप हटा देते, ठीक है ना? ये गया, ये पर्सन गया, ये पर्सन गया। तो आप बोलेंगे आपके पास कितने लोग बच गए? 10 लोग। और ये 10 लोगों को आप राउंड टेबल में कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 10-1 फैक्टोरियल वे से, दैट इज 9 फैक्टोरियल वे से। अच्छा, ये जो 10 लोग बैठे हुए हैं, इनके बीच में कितने सारे गैप प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको काउंट करना है। तो अब देख लेते हैं गैप कितने सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, गैप 5, गैप 6, गैप 7, गैप 8, गैप 9 और गैप 10। तो जब 10 लोगों को आपने राउंड टेबल में बैठाया तो आपके पास बीच बीच में जो जगह बच गए वो 10 गैप में। तो वो 10 गैप में से कोई भी एक गैप को आप चूज करोगे, 10 चूज वन वे में। चूज करने के बाद
वही जगह पे, वो स्पॉट पे ये जो दो पर्सन को आपने अलग किया था उसको वहां पर बैठा दो। अब बैठाने के बाद उनका सीट इधर उधर हो सकता है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये बच्चों हो जाएगा रिक्वायर्ड वे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बना आपका 11 फैक्टोरियल। 10 C 1 10 होता है, 10 × 9 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल × 2। तो यहाँ से आप एक काम करो, 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लो। 11 को क्या लिखना है आपको, 11 को लिखना है फैक्टोरियल को 11 टाइम्स ऑफ 10 फैक्टोरियल। तो आपने 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा आपका 11, यहाँ से बचा 2। तो 11 - 2 बच गया 9, और ये हो गया 10 का फैक्टोरियल। तो मुझे तो ऑप्शन दिख गया, आंकड़ा इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, one of the two event must happen. One of the two event must happen given that the chance of one is 2/3 of the other. Okay. The odds in favor of the others are odds in favor of the other. तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि जब ये इस टाइप का स्टेटमेंट रहता है, वन ऑफ द टू इवेंट मस्ट हैपन, मतलब दोनों में से एक ही होगा। तो आप ऐसा मान के चलते कि ए और बी एक साथ नहीं हो सकता, इनका इंटरसेक्शन 5 है। लेकिन ये दोनों का अगर यूनियन ले ले तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो एक साथ दोनों तो नहीं होंगे, मतलब एक सेट है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो एक होगा तो एक नहीं होगा। और दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट है और दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लेंगे तो आपको लेना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो 1 के बराबर है। अब यहाँ पर सेट जो डिसजॉइंट है, तो हम लोग को पता है ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों मिला के 1 है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ए का प्रोबेबिलिटी को ए मान लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं थोड़ी देर के लिए ए कॉल कर लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी को ए मान लिया, और बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी को स्मॉल बी एज्यूम कर लिया, तो ए प्लस बी हमारे पास 1 आ गया। अच्छा, अब देखेंगे आप क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। गिवन दैट चांस ऑफ वन इज, मतलब एक इवेंट होगा तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरा इवेंट होने का 2/3 है। दूसरा इवेंट जो होता है उसका 2/3 होता है पहले वाला इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए और बी को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ए का वैल्यू 2/3 ऑफ बी है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं 2/3 ऑफ बी प्लस बी, ये बराबर 1 है, तो ये आपको 1 से मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से लिखोगे 3b + 2b, 5 टाइम्स ऑफ b/3, ये किसके बराबर हो गया 1 का। तो b किसके बराबर हो गया 3/5। ठीक है ना। अब ये लोग क्या बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है ऑड्स इन फेवर ऑफ द अदर इवेंट, सेकेंड इवेंट का ऑड्स इन फेवर निकालना है। ध्यान से है। तो सेकेंड इवेंट के लिए ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर हम लोग कैसे निकालते हैं कि सेकेंड इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, सेकेंड इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सेकेंड इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तो सेकेंड इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी बी है, और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 - बी। और बी का वैल्यू अपने पास तो यहाँ पर ये 3/5 होगा भाई, 3/5। तो ये बचा 3/5, ये हो गया 1 - 3/5। तो 5 कैंसिल, ऊपर से 3 और नीचे से 5 - 3 2। तो देखो तो बच्चों 3:2 कुछ है क्या, 3:2 मुझे दिख गया। कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी था, आप इजीली कर पाओगे उसको। अच्छा, एक बैग है जिसमें n+1 कॉइन्स है। कितने सारे कॉइन है, n+1 कॉइन्स है। इट इज नोन दैट वन ऑफ दिस कॉइन शोज हेड ऑन बोथ साइड। तो एक कॉइन जो है खराब है, इसका मतलब n कॉइन जो है वो फेयर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो फेयर कॉइन आपके पास n है, यस n है। और खराब कॉइन बैड कॉइन, और दोनों साइड जो हेड हेड है, इस टाइप का कॉइन जो है वो 1 है, तो इसको मैं लिखता हूँ अनफेयर। तो अनफेयर कॉइन ये आपके पास 1 है। ठीक है ना, ये आपको याद है। अब क्या हुआ कि 1 कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अगर आप एक कॉइन को सिलेक्ट करते हो, रैंडमली चूज करते हो, उसके बाद उसको टॉस कर देते हो, तो हेड आता है, और उसका प्रोबेबिलिटी 7/12 है। तो बच्चों यहाँ पर आप कॉइन निकाल के टॉस करोगे, हेड आ जाएगा। ये दो पार्ट में हो सकता है, मतलब दो केसेस बनाने होंगे आपको। तो केस 1 में ऐसा पकड़ता हूँ कि आपके पास, आपने जो
कॉइन निकाला, वो कॉइन जो था फेयर कॉइन है, मान लेते हैं वो कॉइन आपका फेयर कॉइन है। तो आपसे मैं पूछता हूँ फेयर कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? n+1, और उसमें से इन फेयर कॉइन आप एक निकाल रहे हो, तो फेवरेबल केसेस कितना है? इन फेयर कॉइन। और फेयर प्लस अनफेयर कितना है? n+1। तो ये जब आप कॉइन निकालोगे, इससे आ जाएगा आपका फेयर कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी इतना। अब उसमें से अगर आप इसको टॉस करते हो और वो हेड शो करता है, उसका प्रोबेबिलिटी हाफ। क्लियर है बच्चों? सेकंड केस हो सकता है कि आप जो कॉइन निकालोगे, वो कॉइन मान लेते हैं कि अनफेयर है, वो कॉइन कितना है? अनफेयर कॉइन है। तो आप एक कॉइन निकाल रहे हो n+1 कॉइन में से, और वो कॉइन अनफेयर आना चाहिए। तो अनफेयर कॉइन कितने सारे हैं? एक ही है। और वो बेचारा हेड को शो करेगा, दोनों साइड हेड है, दोनों साइड में हेड है, तो हेड शो करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगा। अब या तो ये हुआ होगा आपके साथ, या फिर ये हुआ होगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, दोनों एक साथ तो नहीं होगा। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आ गया कि आपके पास n/2 टाइम्स ऑफ n+1, या फिर 1/n+1, ये दोनों में से एक होगा जिससे आपका हेड आया होगा, और ये प्रोबेबिलिटी 7/12 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की वेरी इजी है। ठीक है, एकदम एक लाइन का सोल्यूशन है। तो आप एक काम करो, 2 टाइम्स ऑफ n+1 करो, यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7/12। तो उसको 2 से काटो, 6 बचा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बचा 7n+7, और यहाँ से 6n+12। तो n = 12 - 7 5। कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। वैल्यूज ऑफ n 5 है, इसका मतलब इसमें फेयर कॉइन 5 था और अनफेयर कॉइन 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 6 हो गए। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा जेई मेंस में रिपीट हो रहे हैं भाई। वंदना। अच्छा बच्चों, मेरे कुछ और भी चैनल्स है। ये मैथ्स एकेडमी है, इसके अलावा मैथ्स एकेडमी ग्लोबल, मेरा सेम उसमें जो बैकग्राउंड होगा और मेरी फोटो है। उसके अलावा जो है सीए पेपर 3, सीए फाउंडेशन पेपर 3, और IOQ। तो मैंने ये अलग अलग चैनल बनाया है, सो दैट आप उस चैनल में जाके उसको आप अच्छे से कर पाओ। इसके अलावा यूपीएससी ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स और ISSEMI का भी मैं अलग से चैनल बना रहा हूँ, जिसमें सारा कंटेंट रहेगा, आप उससे जुड़े रहे। तो चलिए, समय को नष्ट ना करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपके पास 21 टिकट है। 3 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो 21 में से आप 3 ले लेंगे, तो सैंपल स्पेस आ जाएगा 21C3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 नंबर्स आर इन एपी। अब 3 नंबर एपी होता है, इसको आपको समझना होगा। तो 21 नंबर है, आप इससे 2 सेट बनाइए। एक सेट है ए, जिसमें आप रखेंगे सारा ऑड नंबर, पहला 1, फिर आएगा 3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 1 3 5 डॉट 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 21, सारा ऑड नंबर इसमें। तो ऑड कितने सारे हैं? 11 नंबर्स। एक सेट बनाइए जिसमें सारा इवन नंबर यहाँ से उठा लीजिए, 2 4 6 ऐसे करके 20। तो कितने सारे इवन नंबर है भाई? 10। टोटल मिला के 21 है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, अगर आप पहला सेट से कोई भी 2 एलिमेंट उठाते, मान लीजिए आपने 5 उठाया, और उसके बाद वाले एलिमेंट आपने कोई और एलिमेंट उठा लिया रैंडमली, या फिर आप 3 और 5 उठाते हैं, तो 3 और 5 के बीच में एक नंबर होगा, सो दैट ये 3 नंबर जो है वो एपी में आ जाए, तो वो नंबर एग्जैक्टली 4 ही आएगा। तो मतलब दो सेट, पहले सेट में से अगर आप कोई भी सॉरी, 2 एलिमेंट को चूज करते हैं, तो दूसरे सेट से एक ही एलिमेंट आता है। ठीक है ना? एक ही चॉइस रह जाता है। या फिर अगर आप देखेंगे, या फिर देखेंगे आप यहाँ से कि मान लीजिए आप ये 2 एलिमेंट चूज कर लेते हैं, 2 और 6, तो तीसरा एलिमेंट जो है वो आपके पास 4 ही बचेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप ए सेट में से 2 उठाइए, तो तीसरा एलिमेंट आपको ए या बी सेट में मिलेगा, वो एक ही ऑप्शन होगा। या बी सेट में से आप 2 उठाइए, तो तीसरा जो एलिमेंट होगा
उसको लेके जो एपी फॉर्म होगा वो तीसरा एलिमेंट एक ही होगा, एक ही ऑप्शंस बचेगा, आइदर वो बी सेट में होगा या फिर ए सेट में होगा। समझा पा रहे हैं आपको? मान लीजिए आप यहाँ से एक एलिमेंट आपने उठा लिया 2 और एक एलिमेंट आपने उठा लिया 20। तो देखिए ऐसा कोई सेट बनता है क्या, 2 और यहाँ पर 20, तो बीच में जो एलिमेंट आता है वो इनका एवरेज होता है। जो एलिमेंट बीच में आता है वो इनका एवरेज हो जाता है, तो आपके पास 11 होगा। ठीक है ना, 11 इंटू 2 22। अब 11 देखो वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और एक ही एलिमेंट है। तो अगर मैं पहला सेट से दो एलिमेंट चूज करूं, तो तीसरा एलिमेंट आने के लिए मेरे पास एक ही चॉइस रहेगा, या फिर मैं बी में से दो एलिमेंट चूज कर लूं, जो तीसरा एलिमेंट होगा आइदर वो बी में हो या ए में हो, लेकिन एलिमेंट वो एक ही होगा। तो मैं समझा पा रहा हूँ, तभी वो एपी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहला सेट में से दो एलिमेंट को चूज किया, तो थर्ड एलिमेंट के लिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, एक ही है, वो आपको लेना होता है। तो थर्ड एलिमेंट जो भी आए वो एक ही होगा। क्लियर है? अगर मैं बी सेट में से कोई दो चूज कर लूं, तो थर्ड एलिमेंट जो है वो एक ही आएगा, और ये बनेगा आपका 21C3। 21C3। अब ये कैलकुलेशंस आप कर लेना, मैं सिर्फ आपको आंसर मार्क कर देना, कलकत्ता इज द करेक्ट ऑप्शन। एन एलिवेटर एक लिफ्ट है, स्टार्ट्स विद एम पैसेंजर, जिसमें एम पैसेंजर है, एंड स्टॉप्स एट एन फ्लोर, और उसमें एन फ्लोर है उस बिल्डिंग में जहां पर ये लिफ्ट रुकेगा। नंबर ऑफ पैसेंजर नंबर ऑफ फ्लोर से कम है। तो मान के चलो, थोड़ा सा मैं ऐसा आपको डायग्राम में फीलिंग दिखाना चाह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर एम का मैं वैल्यू ले लेता हूँ 4, तो यहाँ पर 4 लोग हैं, और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ फ्लोर जो है वो 6 है। ठीक है ना? द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू पैसेंजर अलाइन एट द सेम फ्लोर, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि कोई भी दो आदमी एक ही फ्लोर में नहीं उतरना चाहिए। चलो ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि आप पहले ये समझो कि अगर मैं आपको यहाँ से बोलूं कि ये विदाउट अगर रिस्ट्रिक्शन हो, कोई भी इंसान किसी भी फ्लोर में उतर जाए, कोई भी इंसान किसी भी फ्लोर में उतर सकता है, तो ये कितने तरीके से हो सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो आप बोलोगे सर कि ए सेट से लेके बी सेट तक जितने तरीके से फंक्शंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, दैट मीनिंग नंबर शुड बी द नंबर दैट इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई इंसान कहीं भी फ्लोर में उतरे तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो नंबर कितना होगा, इज सेम एज द नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी से आप कितना जो है वो बना सकते हो, देखो अगर यहाँ पर 4 है तो हर एलिमेंट के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, नहीं 6 ऑप्शन। तो पहला एलिमेंट के लिए 6, दूसरा के लिए 6, तीसरा के लिए 6, चौथा के लिए 6, और 1 2 3 4 4 ही है, तो ये हो गया 6 का पावर 4। समझा पाए? तो ठीक इस तरीके से आपके यहाँ पर टोटल एम एलिमेंट्स है, और यहाँ पर आपके पास एन एलिमेंट्स है। तो पहला एलिमेंट्स के लिए एन ऑप्शन, दूसरा एलिमेंट के लिए एन ऑप्शन, तीसरा एलिमेंट के लिए एन ऑप्शन, ऐसा एन इंटू एन कितने बार मल्टीप्लाई होगा, एम टाइम्स। तो ये एम हो जाएगा, एन का पावर एम। इतना सारा फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। अब ये बोला है कि कोई भी दो इंसान एक ही फ्लोर पे नहीं उतर सकता, मतलब कोई भी दो इंसान का सेम डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, सबका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहा है आपको, कितने सारा वन वन फंक्शन आप बना सकते हो। तो जितने सारे आप वन वन फंक्शन बनाओगे वो इक्वल टू हो जाएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वेयर नो टू पर्सन विल गेट डाउन ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है ना? तो कितने सारा बना सकते हैं, आपके पास 4 लोग हैं, तो आपको यहाँ से 4 डेट ऑफ बर्थ पहले सिलेक्ट करना होगा। तो 6 में से आप 4 को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस 4 को ये 4 लोगों में जो है आपको अरेंज कर देना है, तो 4 फैक्टोरियल वे से। तो पहला मैं क्या करूंगा, एन में से वो एम फ्लोर को चूज करूंगा, इतने सारे लोग हैं उतने फ्लोर को मैंने चूज कर लिया, और इतने सारे लोग इतने सारे फ्लोर में कितने तरीके से आ सकते हैं, एम फैक्टोरियल वे से। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, पी सी ऐसा कुछ है, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हो कि एन सी आर, और एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाता है, एन पी आर। तो ये बनेगा आपका एन पी एम,
और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n का पावर n, n का पावर n, और ऊपर में npm, n का पावर है। फॉर्म बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको क्लियर है। अच्छा, एक लड़की है जिसका नाम है डॉलीज। पुअर डॉलीज टीवी हैज ओनली 4 चैनल। ओके, एक लड़की है जिसके पास एक टीवी है और उसमें सिर्फ 4 चैनल है, और वो सारे के सारे बोरिंग है, बोरिंग चैनल्स है। तो वो क्या करती है, वो थोड़ा देर 1 मिनट देखती है, फिर दूसरे चैनल में जाती है, फिर 1 मिनट देखती है दूसरे चैनल में। ऐसे करते करते 4 मिनट हो जाएगा, होने के बाद वो पहला चैनल में आएगी। ठीक है ना? तो वही बोल रही है आपको कि क्या कैलकुलेट करना है। सी कैन चेंज द चैनल सो दैट सी इज बैक टू हर ओरिजिनल चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 4 मिनट्स। तो वो कितने सारे वे में कर सकती है। आफ्टर एवरी 1 मिनट वो चैनल चेंज करती है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच सी कैन चेंज द चैनल। अच्छा, हर 1 मिनट में चैनल चेंज होता है, तो वो किसी एक चैनल से चेंज करना शुरू की, और दोबारा 4 मिनट के बाद फिफ्थ मिनट जब शुरू होगा वो फिर से उसी चैनल में आ जाएगी। तो ये कितने सारे वेज में पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मान के चलिए आपके पास 4 चैनल है, ए, बी, सी और डी। ठीक है ना? तो आप करेंगे क्या कि आप मान लो कि ये चैनल में से एक बार इसमें जाएंगे आप, फिर एक बार चेंज करेंगे, फिर एक बार चेंज करेंगे, ऐसे कर करके जाएंगे, और लास्ट में लास्ट वाले चैनल से आप फर्स्ट वाला चैनल भी आ जाएगा। यही आपका पिक्चर है। ठीक है ना? तो पहला आपको शिफ्ट करना है और हर चैनल में आपको 1 मिनट रुकना है। तो पहला मान लेते कि उन्होंने स्टार्ट ए पे किया, ए से स्टार्ट किया। अगर वो ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए से स्टार्ट होने के बाद उसके पास बचता है 3 चैनल। अब वो 3 चैनल में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकती है। तो 1 मिनट पास हो गया, सेकेंड मिनट स्टार्ट हुआ, अब वो सेकेंड मिनट में चैनल उसको चेंज करना है। तो उसके पास ऑप्शन कितने सारे हैं? 3। तो 3 में से कोई भी ऑप्शन को वो चूज कर लेगी। मान लेते वो चैनल सी पे आ गए, तो यहाँ पर 1 मिनट रुकी, 2 मिनट खत्म हो गया, तीसरा मिनट अब शुरू होने वाला है, अब उसको चैनल चेंज करना है। अब उसके पास कितना ऑप्शन है? वो ए पे नहीं जा सकती क्योंकि ये लास्ट में जाना है। तो उसके पास फिर 2 ही ऑप्शन है, तो कोई भी 2 ऑप्शन में वो चले जाएगी। चले गए। फिर क्या हुआ कि मान लेते अब की बार उन्होंने बी पे आ गए। बी पे आने के बाद पूरा तीसरा मिनट शुरू से आखिर तक, तीसरा मिनट का आखिर तक उन्होंने बी पे थे। फिर तीसरा मिनट खत्म, चौथा मिनट शुरू होगा, अब उसको चेंज करना है चैनल। अब उसके पास ए ऑप्शन में जाना नहीं है क्योंकि वो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। तो उसको फिर कहाँ कहाँ जा सकती है वो? सी या डी, किसी एक में फिर से वो जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको हर चैनल को ही विजिट करना है, सी में भी फिर से दोबारा जा सकती है, या फिर वो डी में भी जा सकती है। तो उसके बाद चॉइस फिर 2 ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि फॉर टाइम बिंग कि वो जो है वो डी पे गई। ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो डी पे विजिट की। अब डी पे जब आई तो यहाँ पर 4 मिनट की शुरुआत में आई, 4 मिनट पूरा रही, 5वां मिनट शुरू होगा, अब उसके पास ये 3 ऑप्शन नहीं है। डी में आने के बाद अब उसको रिटर्न घर जाना है, तो दोबारा ए पे ही जाना होगा। अब उसके लिए एक ही ऑप्शन है। तो मैं बता, मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 10। यहाँ से आपको बताना है एक्स का पावर 10 का कोफिशिएंट है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप चाहो तो 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड, मल्टीनोमियल थ्योरम, अगर चाहो तो आप यूज कर लो। मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x1 x2 ऐसे करके xn तक, तो इसको आप लिख सकते हो सिग्मा देके n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर कुछ r1 आ जाएगा, मान लो R1 का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते Rn का फैक्टोरियल इनटू, तो ये पावर में होगा x1 का पावर R1, x2 का पावर R2, इन दिस वे xn का पावर Rn होता है। जहां पर आपको याद रखना है कि ये सारे जो नंबर है R1,
प्लस R2, इनको अगर आप ऐड करेंगे Rn, ये एडिशन जो n के बराबर होगा एट द सेम टाइम, और Ri वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कोई भी नेगेटिव जो है पावर नहीं होगा, सारे के सारे जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये कंसेप्ट को आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके जनरल टर्म को लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल बाय R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल। तीन ही नंबर है हमारे पास, तो 1 का पावर R1, एक्स स्क्वायर का पावर R2, और एक्स थ्री माइनस पे है, तो एक्स थ्री नहीं है, ये एक्स का पावर है 3, एक्स पावर 3, और इसका पावर R3। -1 को मैं सेपरेट करके लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी पावर है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों का एडिशन होना चाहिए 8 के बराबर। ये एक नंबर क्राइटेरिया। दूसरा नंबर है कि आपको चाहिए एक्स का पावर 10, इसका कोएफिशिएंट। तो ये अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आएगा एक्स का पावर 2R2 प्लस एक्स में पावर आ जाएगा 3R3, और 1 का पावर आप कुछ भी लेंगे तो 1 ही रहेगा। ये मिला के आपको 10 लाना है। तो now we have to choose R1, R2, R3 in such a way these two criterias are fulfilled. आपको R1, R2, R3 के ऊपर में केसेस बनाने होंगे सो दैट ये वाला आपका रिस्ट्रिक्शन फुलफिल हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पहले मैं R3 को निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो 2R2 का वैल्यू निकाल लो, 10 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3। तो R2 जो होना चाहिए वो 10 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3 बाई 2 होना चाहिए। तो मुझे R2 इन टर्म्स ऑफ R3 दिख गया। अब मैं इसके ऊपर में एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये अपना R1 है, ये R2 है, और अच्छा R3 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना वैल्यू पुट करना, तो R3 को पहले लिख लेता हूँ। ये अपना R3 है, यहाँ से R2 है, ये R। तो R3 का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 0। अगर मैं R3 को 0 ले लूँ तो यहाँ से मुझे कुछ दिख रहा है, 10/2, R2 का वैल्यू आ जाएगा 5। अच्छा ठीक है, अब ये दोनों को डालेंगे R1 निकल जाएगा। देखो 5 प्लस 0 5, तो ये R1 3 आ गए। सारा कंडीशन फुलफिल है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है और नॉन नेगेटिव इंटीजर अलाउ है। अब मैं R3 का वैल्यू लूंगा सो दैट R2 इंटीजर होना चाहिए। 1 डाला तो इंटीजर नहीं आ रहा, 2 डालने से 3 दूने 6, ठीक है, 2 डाल दिया, 6 हो गया, 10 से 6 चले गए 4, और 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 बचा। तो ये भी 2, ये भी 2, यहाँ पर डाल देते, तो 2 और प्लस 2 4, तो R3 का वैल्यू मेरे पास 4 आया, R1 का वैल्यू 4 आया, ठीक है ना। अब मैं 3 डालूंगा तो 9 होगा, फ्रैक्शंस आ रहा है, और उससे ज्यादा डालेंगे तो नेगेटिव। तो पॉसिबल जो है पॉसिबिलिटीज यही दो, 3 सेट्स ऑफ नंबर आ रहे हैं, यही ट्रिपलेट जो है नंबर आ रहा है। तो अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल, प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R3, R1 4 है, R2 2 का फैक्टोरियल, और ये भी 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद ही कर लेना है, मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आगरा इज द करेक्ट ऑप्शंस। अब मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मल्टीनोमियल थ्योरम से याद नहीं रहा, क्या इसको हम लोग बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि बाइनोमियल से कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू होल पावर 8, तो इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से थोड़ा कोशिश करके देखते हैं। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब होल पावर 8। जब भी आप बाइनोमियल से रिलेटेड या एक्सपेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करते हो, अगर आपको 1 प्लस कैपिटल एक्स टू द पावर n समथिंग दिख जाता है, तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली
तो भाई जब भी आपको वन दिख जाए ना, तो वो वन के साथ किसी को अटैच मत करो, वन को अलग रखो, क्योंकि इस टाइप का चीज को तोड़ने में फायदा क्या कि NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स का स्क्वायर ऐसा आता है, तो उसको ब्रेक करने में इजी होता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे, ये वन को वन रख रहे, और ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो वन माइनस एक्स, और ये होल पावर 8। तो पहला वाला वन आएगा, 8C1 एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स होल पावर वन ही रहेगा। 8C2 पहला वाला का स्क्वायर 4, और ये दूसरा वाला का स्क्वायर रूट 1। तीसरा लेते हैं 8C3, तो ये होगा एक्स का पावर 8C3, तो ये 3 × 2 6 हो गया, और ये वन माइनस एक्स होल पावर 6 आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका 8C4, तो ये दिखेगा आपको एक्स का पावर 4 हो जाएगा, और वन माइनस एक्स होल पावर जो है 4 हो जाएगा। फिर 8C5, and then x 5 × 2 10, 1 minus x whole power जो है 5। इन दिस वे 8C6 जब करेंगे आप, तो ये हो जाएगा x का पावर 12, और 1 माइनस एक्स होल पावर 6। अब इसके अलावा आपको एक्सपैंड भी नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत जगह से आपको x पावर 10 नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से तो नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से मैक्सिमम पावर 4, यहाँ से मैक्सिमम पावर 2, तो ये भी कट गया, नहीं आ रहा है। अब यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से आपको तो 6 मिल गया, यहाँ से 4 लेना है, ये वाला पार्ट से 4 लेना है। ठीक है ना, तो 4 लेंगे तो कैसे आ जाएगा, 8C3 इंटू 6C4, तो वहां का 4 और यहाँ का 6, 10 हो गया। प्लस यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपको ऑलरेडी 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है यहाँ से, 4 नहीं आएगा, ये आ जाएगा असल में 4 × 2 8 पावर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 लेना है, यहाँ से 2 लेना है, तो आपको मिल जाएगा। तो 2 ले लीजिए यहाँ से, 4C2, 4C2। तो अब इसको जो है आप ब्रेक कर देंगे, तो ये आएगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और 8 माइनस 3 5 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये 6 माइनस 4 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, इतना नहीं करके मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं फटाफट चेक कर ले रहा हूँ कि ये रिजल्ट 476 दे रहा है कि नहीं। ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर को यूज कर, ये मेरे पास है FX82, इसी को मैं यूज कर लेता हूँ। 8C3 है इंटू 6C4 प्लस 8C4 इंटू 4C2। इतना ज्यादा क्यों आ गया, मैंने क्या गलत कर दिया कुछ? लेट मी चेक। एक आ रहा है आपके पास 8C3, सॉरी 8C3 इंटू 8C3 इंटू 6C4 इंटू 6C4 प्लस 8C4 इंटू 4C2। अरे 1260, लेट मी चेक। कुछ कैलकुलेशंस एरर हो रहा है ना, क्या मुझे थोड़ा सा देखने दो भाई। 8C3 तो उसका पावर 6 हो गया था, यहाँ से 8C2 इसका पावर 4, यहाँ से तो आ नहीं रहा था, यहाँ से आ रहा था। तो मुझे यहाँ से आंसर मिला था 8C3 पावर 6 था, और यहाँ से मुझे 4 लेना था। तो 4 लेने से 8C3 इंटू 6C4, तो x का पावर 10 आ गया। यहाँ से था मेरा 8C4 x का पावर 8, और यहाँ से मेरे पास था, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर गलती से मैंने 3 की जगह 6 लिख दिया, तो यहाँ का 6 और यहाँ से 3, मैक्सिमम 3, 10 नहीं आएगा श्योर, तो ये नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका बच रहा है 8C4 यहाँ से लेना है 2,
8C4 और यहाँ से आ रहा है आपके पास 4C2। तो x का पावर 2 और x का पावर 8, x का पावर 10। और कुछ आ रहा है क्या? यहाँ से x का पावर 10 मुझे दिख गया, 8C5 यहाँ से दिख गया मुझे, 8C5 x का पावर 10 और यहाँ से 5C0 मतलब 1। चलो ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं। 8C4 मल्टीप्लाई 4C2 प्लस 8C5, 476। सॉरी भाई, मेरा ही गलती था, मैंने यहाँ पर पावर गड़बड़ कर दिया था, इसी के लिए ये आ नहीं रहा था। 476 कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग देख लेना, वो हड़बड़ी में जो है भूल हो जाता है। इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट द एक्सपेंशन वैनिसेस, ओके, देन द वैल्यू ऑफ ए। तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट वैनिश हो जा रहा है, तो पहले सम ऑफ द कोएफिशिएंट तो निकाले। सम ऑफ कोएफिशिएंट कैसा आता है आप लोग को पता है? सम ऑफ कोएफिशिएंट, उसके लिए आपको x का वैल्यू को 1 करना होगा। तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये पूरा का पावर 51। और ये हो गया आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 51, तो 102। अब बता रहा है कि ये पूरा पार्ट वैनिश हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब a 1 होगा। तो आई होप बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, ये जो सीरीज मैंने चालू किया है पेन किलर सीरीज, ये पेन किलर सीरीज में आपको जेई मेंस लेवल का 10-10 करके मैं क्वेश्चन जो है बना बना के अपलोड करूंगा। और ये चलेगा आपका दिसंबर तक। सारा टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कवर करने का। जुड़े रहे आपके फ्रेंड, आपके जो दोस्त है उनको जो इस चैनल के बारे में बताओ। और इसके अलावा भी मेरे कुछ चैनल्स है, उसको आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैथ्स एकेडमी ग्लोबल, IOQM और एक है CA फाउंडेशन। वो चारों के चारों चैनल पे मेरे ही फोटो है, बैनर है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में पेन सीरीज का, पेन किलर सीरीज। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।